हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं 2017 के फिजिक्स का पेपर। तो इसमें हम फिजिक्स से जो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितने की वृद्धि हो जाएगी, कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। अब देखिएगा, शक्ति बराबर आपको मालूम है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन लंबाई, जो भी आप कहें। अब आप कह रहे हैं कि यदि हम बल को दूना कर दें, मतलब F की जगह 2F, लंबाई की मात्रक को दूना कर दें तो शक्ति कितने गुना हो जाएगी। P' मान लिए शक्ति, तो 2 दूनी 4, 4 और FL बटे T, और FL बटे T क्या है, P, तो शक्ति हो जाएगी 4 गुना। तो शक्ति 4 गुना हो गई। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक आकाश गंगा की दूरी का कोटिमान दे रखा है, दूरी का कोटिमान 10⁻25 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय करे तो इस दूरी को तय करने में लिए गए समय का कोटिमान। देखिए समय का कोटिमान पूछ रहे हैं, तो समय का कोटिमान मतलब समय कोटिमान के पदों में आपको मालूम है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जब समय का कोटिमान निकालेंगे तो यहाँ पर हम दूरी का भी कोटिमान लिखेंगे और चाल का भी कोटिमान, तो आ जाएगा समय का कोटिमान। दूरी का कोटिमान दे रखा है 10⁻25 मीटर, और प्रकाश की चाल इसमें दे रखी है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस चाल का कोटिमान, चाल का कोटिमान ये 3.16 से छोटा है, तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये रहेगा कोटिमान 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दूरी का कोटिमान आ गया 10⁻25, चाल का कोटिमान है 10⁸, 8 ऊपर गया, 25 में से 8 गए 17 सेकंड। ये आ गया इस दूरी को तय करने में लगे समय का कोटिमान। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मीटर पैमाने द्वारा 2 छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 50.0 सेंटीमीटर। देखिए पहले की लंबाई मापी गई 50.0 सेंटीमीटर, और दूसरी छड़ की लंबाई 10.0 सेंटीमीटर। मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर का अर्थ है कि उसमें जो त्रुटि होगी वो होगी 0.1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 मिलीमीटर की। दोनों मापों में कौन अधिक परिशुद्ध है। देखिए जिसमें त्रुटि कम होगी वो अधिक परिशुद्ध है, तो हम इसकी एरर निकालते हैं। तो हम कहेंगे जो पहली लंबाई हमने 50.0 सेंटीमीटर मापी है, तो पहली लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, पहली लंबाई में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए ΔL बटे L1 × 100। ΔL कितना है 0.1 गुणा 100 बटे 50.0, पॉइंट से पॉइंट गया 100 दूनी 2, 100 पंजे 500, 1 बटे 5 0.2%। और दूसरी लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, दूसरी लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, इसको भी हम ऐसे निकालेंगे कि ΔL अपॉन × 100/L2। तो ΔL 0.1 ही है, इंटू 100 बटे 10.0, पॉइंट से ये पॉइंट गया 100 एकम 100, 1%। तो पहली लंबाई में प्रतिशत त्रुटि आई है 0.2%, दूसरी लंबाई में 1%। चूंकि पहली लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कम आई है, अतः पहली माप अधिक परिशुद्ध है, यथार्थ है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कि समान परिमाण के 2 सदस्यों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है।
दो समान परिमाण हैं, दो समान परिमाण के दो सदिशों, तो दो सदिश जैसे आपको मालूम है कि यदि दो सदिश P और Q, दो सदिश P और Q एक दूसरे से थीटा कोण पर हों तो इनके परिणामी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब करें समान परिमाण के दो सदिशों, यानी कि दोनों सदिश ये बराबर हैं, अर्थात P और Q बराबर हैं, और जो परिणामी है इनमें से एक के बराबर है, यानी इसके बराबर हो या इसके बराबर हो, परिणामी भी इनके बराबर है। तो R का मान भी हमने P रख दिया, P बराबर अंडर रूट, यदि यहाँ से हम स्क्वायर कर दें इसका भी तो ये अंडर रूट हट जाएगा, P स्क्वायर कर दिया इधर, अंडर रूट हट गया, दोनों ऊपर कर दिया तो P स्क्वायर, Q भी P के बराबर है, P स्क्वायर, और Q P के अलावा P इंटू P स्क्वायर, ये हो गया 2P स्क्वायर और कॉस थीटा। P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। 2P स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 नीचे डिवाइड कर दिया 1/2, 1 को इधर ले जाएंगे, कॉस थीटा बराबर -1/2 और थीटा बराबर 120 अंश। तो दोनों सदस्यों के बीच का कोण होगा 120 अंश। देखिए 5वां क्वेश्चन, एक ठोस बेलन 2.54 मीटर की ऊंचाई से, एक ठोस बेलन है 2.4 मीटर की ऊंचाई से एक नत तल पर लुढ़क रहा है। नत तल मतलब झुका हुआ तल पर, यहाँ पर एक सिलेंडर है वो लुढ़क रहा है, ये बेलन लुढ़क रहा है। तल के निचले सिरे पर इसका रेखीय वेग कितना होगा, यहाँ पर इसका रेखीय वेग मतलब v कितना होगा। अब जैसे जैसे ये पिंड नीचे आएगा इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी जो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे ये नीचे लुढ़केगा, जैसे जैसे नीचे लुढ़केगा तो वैसे वैसे इसकी ऊंचाई घटेगी, ऊंचाई घट रही है और ऊंचाई घट रही है, इसका अर्थ क्या है कि स्थितिज ऊर्जा घट रही है, और स्थितिज ऊर्जा घट रही है और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। अब इसमें जो गतिज ऊर्जा हैं वो दो प्रकार की हैं, एक तो ये आगे भी बढ़ रहा है प्लस ये घूम भी रहा है, ये केवल इस तरह गति करे, यदि कोई पिंड केवल इस तरह गति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, सही है, घूम नहीं रहा है, तो उसमें होती है केवल रेखीय गतिज ऊर्जा। यहां पर घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, सही है। तो इसमें दो गतिज ऊर्जाएं, कौन सी, एक तो रेखीय गतिज ऊर्जा और दूसरी घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो जब यह पिंड नीचे आ जाएगा तो इसकी जो संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा है mgh, ये यहां पर मान लीजिए यहां पर वेग है v, तो ये संपूर्ण गतिज ऊर्जा, संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रेखीय गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो जैसे मतलब क्या, यदि आप साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करें, सही है, और केवल पहिए को घुमाएं, मतलब पेडल घुमाएं, तो पहिया घूमेगा, केवल घूमेगा ही, तो आगे तो नहीं बढ़ रहा, उसे कहते हैं हम घूर्णन गतिज ऊर्जा। गति तो कर रहा है लेकिन केवल घूम रहा है। अच्छा, उसी साइकिल को आप स्टैंड से उतार के और गद्दी पे बैठ गए और तब पेडल मारे तो घूमेगा भी और आगे ही बढ़ेगा। तो इसमें दो गतिज ऊर्जा होती हैं, आगे बढ़ने वाली ½ mv²
और घूमने वाली गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई क्या होता है? आई होता है इस बेलन का, बेलन है ये, बेलन है, तो बेलन का जड़त्वाघूर्ण आई, और बेलन के जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बट्टे 2। सही है, ये होता है बेलन के जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला। और ओमेगा होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। बस यहां रख दें आप, ये बेलन के लिए होते हैं जड़त्वाघूर्ण, एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई का मान एम आर स्क्वायर बटे 2, और ये हो गया वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये कट गया एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया एम जी एच, इसमें एलसीएम ले लूँगा यदि 4 तो 2 दूनी 4, सही है 4 यदि देखिए एलसीएम ले लूँ तो 2 दूनी 4 2 एम वी स्क्वायर और प्लस एम वी स्क्वायर 3 एम वी स्क्वायर बटे 4, एम से एम कट गया, वी स्क्वायर बराबर 4GH बटे 3। तो वेग पूछ रहा है तो वी बराबर अंडर रूट में 4GH अपॉन 3, अंडर रूट में 4 जी की वैल्यू 9.8, H 2.4 H अपॉन 3, 3 से 0.8, 8 से 24, सही है। अच्छा यदि यहाँ पॉइंट हटाऊँ, यहाँ पॉइंट हटाऊँ तो 2 जीरो बढ़ा दूंगा नीचे, जब 2 जीरो हटा दूंगा 98 दूनी 196, 196 का वर्गमूल हो गया 14, 100 का वर्गमूल 10, 8 का वर्गमूल 2√2। आंसर रूट में कि पॉइंट में है? आंसर ये दे रखा है पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं। तो √2 का मान होता है 1.414, तो 1.4 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 14 × 14 196, 19.6 इंटू 2, 2 6 दूनी 12 का 2, 1 हाथ से 19 दूनी 38 और 1 39, और फिर 10 का भाग करूँगा 3.92 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक है, हम कर गए 98 दूनी 196, जब यहाँ 2 नहीं है 4 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। देखिए v बराबर 98, यहाँ पर 4 है, 4 को इसमें 2 पार्ट में कर दो, 2 × 2, तो 98 दूनी 196, और यहाँ पर जो 1 2 4 8 दूनी 16 और बटे 100, तो 14 × 4 बटे 100, 14 चौक 56 बटे 100, ये आ गया 5.6 मीटर पर सेकंड। ये ठीक है। देखिए 6th क्वेश्चन, एक कार 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, इसकी जो प्रारंभिक चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके पहियों का व्यास 0.5 मीटर है, व्यास है 0.50 मीटर, तो त्रिज्या हो गई 0.25 मीटर। ठीक, यदि इसके पहियों को ब्रेक लगाकर 20 चक्करों में रोक दें, 20 चक्करों में रोक दें, देखिए यहाँ पर 20 चक्कर के बाद रोक रहे हैं आप। एक चक्कर में जब कोई पहिया एक चक्कर पूरा घूमेगा तो कितने डिग्री घूमता है? 2 पाई रेडियन, 360 2 पाई, और एक चक्कर में 2 पाई, और रोका है आपने 20 चक्कर में, तो 20 चक्कर में कितना कोण घूम गया? 20 चक्कर में कोणीय विस्थापन थीटा बराबर 20 × 2 पाई,
1 चक्कर में 2 पाई, तो 20 चक्कर में 20 गुणा 2 पाई, और 20 दूनी 40 पाई रेडियन। और रोक दिया जाता है, रोक दें जब यहाँ घूम रहे हैं तो ब्रेक द्वारा कोणीय मंदन कितना होगा। कोणीय मंदन पूछा, सब कुछ कोणीय है, यहाँ कोणीय विस्थापन, और रोक दिया तो अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग ओमेगा बराबर 0। यदि आप प्रारंभिक कोणीय वेग निकालें, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट बराबर यू आर नहीं, क्योंकि v बराबर आर ओमेगा, ओमेगा बराबर v अपॉन आर, अर्थात u बटे आर। यहाँ पर ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदले पहले, तो 22 गुणा 5 बटे 18, 2 से 11, 2 से 9, 11 55 बटे 9 मीटर पर सेकंड। ओमेगा नॉट बराबर यू अपॉन आर, यू की वैल्यू 55 बटे 9, आर 0.25, 55 बटे 9 इंटू 0.25, पॉइंट से 20, 25 चौका 100, और 4 पंजे 20 का 0 2 हासिल, 4 पंजे 20 और 2 22, 220 बटे 9 रेडियन, रेडियन पर सेकंड। हमसे पूछा है कोणीय मंदन, फॉर्मूला देखिए इसमें लगाएंगे हम, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। जैसे रेखीय गति में है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, लगाते हैं। यदि कोई वस्तु आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने के लिए ये समीकरण, लेकिन यदि घूम रही है, चल तो रही है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही, घूम रही है, तो वहां पर हम ये यहाँ पर होगा अंतिम वेग, यह होता है अंतिम कोणीय वेग। ये प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग, ये एस विस्थापन होता है, या थीटा कोणीय विस्थापन होता है, या ए त्वरण होता है, यहाँ पर अल्फा कोणीय त्वरण होता है। सही है। अब रोक दिया तो अंतिम तो वेग 0 है, कोणीय वेग ओमेगा नॉट स्क्वायर 220 बटे 9 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, अल्फा तो पूछ रहे हैं, और थीटा का मान 40 पाई, इसको इधर कर लें तो 2 अल्फा इंटू 40 पाई बराबर 220 बटे 9 गुणा 220 बटे 9, और 40 दूनी 80, 80 पाई की वैल्यू 22 बटे 7, और अल्फ़ा 220 बटे 9 गुणा 220 बटे 9, 22 ढाई 220, और 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 से 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब इसको काटते हैं तो अल्फ़ा बराबर, ये 7 का भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 पंजे 35 इंटू 55 बट्टे 981, मल्टीप्लाई कर लें 55 इंटू 35, 35 इंटू 55, 5 पंजे 25 का 5, 2 हासिल 5 से 15, 2 17, 175, 5 7 5 12 का 2, 1 हासिल 1975 बटे 81, 81 दूनी 2 एकम 2 और 2 नंबर 18, 5 ना जाने का 0, दशमलव आऊँगा फिर एक 0, तो 8 6 48 68, तो 20.6, तो लगभग ये आंसर आएगा इसका। ये आ रहा है इसमें, देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पर हम 40 दूनी 80 करना था, तो 80 0 तो यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा 10 नीचे और आएगा, और अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था और 81 से डिवाइड किया तो 20.6, और 20.6 में मैं 10 का भाग और करूँगा तो ये सॉल्व हो के आएगा 2.06 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यदि इनके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए
तो इनमें से हम ऑप्शन लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपके आंसर में दे रखा है इसका ए। ये किस आधार पर दे रखा है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 22 क्वेश्चन में दे रखा है 22, लेकिन आंसर निकाला गया है 72 के हिसाब से। सही है। लेकिन यदि क्वेश्चन यही है तो आंसर हमारा यही आएगा 2.06, और आंसर लगाया जाएगा इनमें से कोई नहीं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है। ग्रह की त्रिज्या आर प्लेनेट अर्थ की त्रिज्या की दूनी है। ठीक है। ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है, परंतु दोनों के औसत घनत्व समान है, रो समान है। तो यदि वीपी और वीई ग्रहों एवं पृथ्वी पर पलायन वेग हो, पलायन वेग वीपी और वीई, पी प्लेनेट, ई अर्थ, पलायन वेग हो, तो वीपी बटे वीई का मान क्या होगा? वीपी पलायन वेग का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2GME अपॉन आर। चूंकि प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लेनेट का द्रव्यमान और प्लेनेट की त्रिज्या। जब अर्थ की बात करेंगे 2GME बटे RE, 2G से 2G कट गया, और यदि इस पूरे को अंडर रूट में ले लिया जाए तो MP अपॉन ME इंटू RE ऊपर RP नीचे। और चूंकि हमें मालूम है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, आयतन, तो प्लेनेट का आयतन 4/3 पाई RP क्यूब इंटू रो, और पृथ्वी का द्रव्यमान यदि बात की जाए तो 4/3 पाई RE क्यूब इंटू रो, घनत्व बराबर है, और RE बटे RP। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, रो से रो कट गया, एक RP से एक RP कट गया, और एक RE से एक RE कट गया, तो ये क्या बचेगा अंडर रूट में RP स्क्वायर बटे RE स्क्वायर, और ये आ गया RP बटे RE। RP की वैल्यू कितनी है? 2RE बटे RE, इससे कट गया, पलायन वेग का अनुपात आ गया 2:1। आंसर 2:1। 8वां, एक बर्तन में समान संख्या में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भरे हैं। यदि बर्तन में छिद्र कर दें तो कौन तेज निकलेगा? देखिएगा, अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल प्रोपोर्शनल 1/√m, यानी किसी भी अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल उसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, बताए फॉर्मूला बताता हूँ। वर्ग माध्य मूल चाल का फॉर्मूला होता है √3RT/m। ये फॉर्मूला है, जहाँ R गैस नियतांक, T टेम्परेचर और M अणु भार। अब केवल यहाँ पर कह रहे हैं एक बर्तन में समान संख्या में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु भरे हैं, अलग अलग गैस हैं। जब एक ही बर्तन में रखी गई हैं तो टेम्परेचर तो दोनों अणुओं का समान होगा, तो ये समान है, ये समान है, टेम्परेचर समान है, तो केवल किस पर निर्भर करेगा? VRMS प्रोपोर्शनल 1/√m। जिसका अणुभार कम होगा, उसका वर्ग माध्य मूल चाल ज़्यादा होगी, वो तेजी से निकलेगा। हमारे पास दो गैसें हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का अणुभार 16 दूनी 32 होता है, और हाइड्रोजन का 2 1 कम 2 होता है। किसका अणुभार कम है? हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन का अणुभार कम है तो उसका वर्ग माध्य मूल चाल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगी। 9वां क्वेश्चन, एक ही धातु के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात
एक ही धातु हैं, त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। इनको समान बल लगाकर खींचने पर इनमें उत्पन्न प्रतिबलों का अनुपात, प्रतिबल पहले पर, प्रतिबल दूसरे पर, और प्रतिबल का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। चूंकि समान बल है तो यहाँ भी F/A2, F से F कट गया, बल तो समान है, ये आ गया A2 बटे A1, A2 पाई R2 स्क्वायर, A1 पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, R2 बटे R1 का होल स्क्वायर, और R2 बटे R1 कितना है 1:2, 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1/4। तो प्रतिबलों का अनुपात आ गया 1:4। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री स्याही में पेन को डुबाकर, स्याही में पेन को डुबाकर पेन में स्याही भरने का प्रयास करता है। स्याही पेन में ऑप्शन ये कह रहे हैं भरी जाएगी, नहीं भरी जाएगी, स्याही की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिएगा, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह में किसका अनुभव होता है, भारहीनता का अनुभव होता है, सबको अपना भार शून्य ही प्रतीत होगा। तो जिसके कारण इस स्याही में यदि आप पेन को स्याही में डुबा के भरेंगे तो स्याही ऊपर नहीं चढ़ेगी, यानी उसका जो, क्योंकि जब स्याही चढ़ेगी तो ऊपर आकार चंद्राकार होता है, और चूंकि ऊपर से वायुमंडल प्रेशर है नहीं तो स्याही ऊपर सीधे याद रख लें नहीं चढ़ेगी। 11वां, अभी मैंने आपको एक बताया था, किस ताप पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। एक गतिज ऊर्जा किस ताप पर, अणुओं की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 kT। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा E के बराबर 3/2 kT। मुझे चाहिए गतिज ऊर्जा 0 कब होगी, जब ये टेम्परेचर 0 हो। सही है, तो आंसर है इसका 0 केल्विन। 12वां, एक घर्षणहीन ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% हो सकती है यदि इसके सिंक का ताप हो। देखिएगा दक्षता का अर्थ क्या होता है, जैसे काम किया इंजन ने 100 जूल, इंजन कोई भी इंजन ले लो, चाहे मोटरसाइकिल का इंजन ले लो, सही है, मोटरसाइकिल के इंजन ने कार्य किया 100 जूल, और वो 100 जूल की पूरी ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर दे, यानी कि मोटरसाइकिल को चलाने में पूरी की पूरी ऊर्जा चली जाए, बिल्कुल भी ऊष्मा और किसी कार्य में जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और किसी कार्य में, यदि आप देखिए यदि इंजन चलता है तो इंजन हमारा गर्म पड़ता ही नहीं पड़ता है, साइलेंसर गर्म पड़ता ही नहीं पड़ता है, पड़ता है। इसका अर्थ क्या है कि जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो ऊष्मा में भी बदल रही है, पूरी की पूरी ऊर्जा कार्य में परिवर्तित नहीं हो रही। सही है, जैसे 100 जूल है, 100 जूल में से 60 जूल तो मान लीजिए कार्य हो गया, 40 जूल बेकार चली गई। सही है, तो जो बाहर ऊष्मा चली गई तो हम कहेंगे 100 में से कितनी ऊष्मा कितनी ऊर्जा यूज हुई है, 60 जूल। हम कहेंगे उसकी दक्षता कितनी है, 100 में से 60 जूल, अर्थात 60%। अब यहाँ पर हमें ऊष्मा निकालनी हो, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता, ऊष्मा इंजन की दक्षता निर्भर करती है बाहरी वातावरण और इंजन, जो ऊष्मा स्रोत है। जैसे ऊष्मा इंजन के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा स्रोत जहां से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा स्रोत का ताप है T1। सही है, इस ऊष्मा से, जो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस ऊष्मा का कुछ कार्य तो चला जाएगा
कार्य में। सही है, देखिएगा ये मैं बताता हूँ। ये ऊष्मा इंजन, कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, Q1। इस ऊष्मा में से कुछ ऊष्मा का कार्य हो गया, क्या हो गया, कार्य हो गया। बाकी जो ऊष्मा बचती है वो साइलेंसर के थ्रू वातावरण में आ जाती है। उस वातावरण को कहते हो आप सिंक। सिंक जैसा आपने देखे हो कि लोग खाना पीना खाए, थाली में से जितना यूज़ का था खा गए, और बाकी जो इधर उधर का बचा वो ले जाके सिंक में डाल दिया। सही है, तो यहाँ पर सिंक। अब यहाँ से ऊष्मा कितनी निकली, Q2। तो यानी Q1 बराबर W प्लस Q2 ये होता है। यदि स्रोत का ताप है T1 और सिंक का ताप है T2, तो इस ऊष्मा इंजन की दक्षता यानी कितनी % ये कार्य करेगा। तो इसका फॉर्मूला है दक्षता ईटा बराबर 1 माइनस T2 बटे T1 इंटू 100%। अब यदि T2 बराबर 0 केल्विन, T2 का मान कितना हो, 0 केल्विन। जब ये 0 होगा तो 0 बटे T1 0, और 1 में से 0 गया 1 में से 0 गया 1, और 1 इंटू 100% तो दक्षता कितनी आ गई, 100%। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% तभी होगी जबकि सिंक का ताप कितना हो, 0 केल्विन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि एक घर्षणहीन ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% हो सकती है यदि इसके सिंक का ताप हो 0 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट 13, जैसे ही खाली बर्तन में जल भरा जाता है उसकी आवृत्ति। देखिए खाली बर्तन है, मान लीजिए इस तरह का बर्तन L, ठीक है, और जैसे जैसे हम इसमें पानी भरेंगे, इसमें जो खाली स्थान है, जो वायु है, वायु स्तंभ, जितनी दूरी में वायु है, तो ये दूरी घटेगी बढ़ेगी। यदि इसमें पानी भरा तो दूरी घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। अरे पहले यहाँ से यहाँ तक वायु थी, जैसे से अब पानी भरोगे, मान लो यहाँ तक पानी भर दिया तो अब लंबाई इतनी रह जाएगी। पानी यहाँ तक हो गया, लंबाई इतनी रह जाएगी। तो जैसे जैसे हम खाली बर्तन में पानी भरेंगे उसकी लंबाई घटेगी, और कह रहे उसकी आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति का फॉर्मूला था N बराबर V/4L। और जब V तो ध्वनि का वेग है और L इसकी लंबाई, जैसे जैसे जल भरेंगे लंबाई घटेगी, और जब लंबाई घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट 14 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी के 5 सेकंड बाद सुनी जाती है। यदि तापमान 20 होता तो ध्वनि कितनी देर बाद सुनाई देती। तो बादलों की गड़गड़ाहट 5 सेकंड बाद सुनी आती है। यदि तापमान 20 डिग्री होता तो ध्वनि कितने पर सुनी जाएगी। सबसे पहले ये निकालिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड बाद सुनी जाती है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। सही है, 1 सेकंड में 332 मीटर ध्वनि तय करेगी, और हमें 5 सेकंड बाद ध्वनि सुनाई दे रही है। तो 5 सेकंड में ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी, 5 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है और समय 5, 5 दूनी 10, 10 का 0, 1 हासिल 5 15, 15 और 1 16 का 6, 1 हासिल 5 15 1 16, 1660 मीटर।
5 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 1660 मीटर। अब तापमान हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वायु में ध्वनि की चाल बढ़ती है। जब चाल बढ़ेगी तो अब इस दूरी को तय करने में समय कम लगेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला होता है इसका 332 प्लस 0.61 इंटू टी। टी कितना है? 20। तो 332 प्लस 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 0 300 2 2 4 और 3 और 1 4 344.2 मीटर पर सेकंड। तो अब चाल हो गई 344, लगभग 344 मान लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि चाल 344 हो गई। अब चाल बढ़ गई, पहले चल कितनी 332। जब चाल 332 थी तो 5 सेकंड लगे, सही है। और दूरी तो 1660 मीटर ही है। यदि तापमान 20 हो तो इस दूरी को, इसीलिए 1660 मीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल 1660 बटे 344। आप 1660 में 344 से डिवाइड करो, 344 से तो 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 0 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ना 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अभी तो 200 कट जाएगा। 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 छः 12। चलो 415 में 86 का डिवाइड कर दो। 8 पंजे 40, 8 चौक 4 छः 24 का 4, 2 हासिल 4 32 और 2 34। 15 से 5 4 गए 1, 11 से 4 गए 7, पॉइंट लगाऊंगा 0, 8 7 56, 8 64, 8 8 6 48 का 8 4 हासिल 8 6 48, 8 6 48 का 8 4 हासिल 8 64 और 4 8। इसमें आंसर आ रहा होगा कितना रहा है? लगभग इसका आंसर है 4.7। सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0.2 हटा दिया था तो ये लगभग आएगा 4.7 सेकंड के बाद लगभग, क्योंकि और कोई आंसर 4.7 के समथिंग है ही नहीं। बाकी है 2.5, 3.8, 5.2, कोई आंसर मिल ही नहीं रहा। तो 4.8, 4.7 लगभग इतना। ठीक है, तो ये होगा 14। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन। यदि ध्वनि की तीव्रता 20 गुनी कर दी जाए तो ध्वनि स्तर कितने डेसिबल बढ़ जाएगा? देखिए, पहले ध्वनि की तीव्रता आई मान लेते हैं और ध्वनि के जो ध्वनि स्तर है वो L1। बाद में कह रहे हैं ध्वनि की तीव्रता 20 गुनी कर दी। बाद में ध्वनि की तीव्रता कर दी हमने 20 आई, तो ध्वनि का स्तर हो गया L2। तो कितनी डेसिबल बढ़ जाएगा? तो L2 में से L1 घटा देंगे। अब बताइएगा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है L बराबर 10 log I अपॉन I नॉट। पहले ध्वनि की तीव्रता हमने I मानी है तो ये था L1। बाद में आपने उसकी तीव्रता कितनी कर दी? 20 गुनी, हो गया L2। तो L2 बराबर 10 log 20 I और बटे I नॉट। सही है। इसके बाद हमें चाहिए कि डेसिबल, ये कह रहे हैं ध्वनि स्तर कितने डेसिबल बढ़ जाएगा। तो ध्वनि स्तर में वृद्धि, ध्वनि स्तर में वृद्धि के लिए हम L2 में से L1 माइनस करेंगे। L2 माइनस L1 बराबर, इसमें से इसको माइनस करिए, क्या गया 10 कॉमन आ जाएगा और 10 कॉमन आएगा तो log 20 I बट्टे I नॉट माइनस log I बट्टे
आई नॉट। क्लियर है? तो 10, यदि इसको हम करें log 20i और अपॉन में माइनस का log आई नॉट, माइनस का log आई, और ये हो जाएगा प्लस का log आई नॉट, log आई नॉट। सही है? अच्छा, log आई नॉट से log आई नॉट कट गया। और वैसे भी ये हम एक और मैं बता देता हूँ अभी, 10 ये आ गया log 20i माइनस log आई, और यदि माइनस में हो तो log के आगे देखिए क्या करेंगे, 10 log और 20i बटे आई से आई कट गया, 10 log 20 या तीव्रता कितने गुनी की थी, 20 गुनी, तो 10 log 20 आंसर कितना डेसिमल बढ़ जाएगा। अब 10 अब देखिए log 20, सही है। अब log 20 की वैल्यू कितनी होती है, log 20 की वैल्यू होती है 1.3, सही है। और 1.3 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 13। तो ध्वनि का स्तर कितना बढ़ जाएगा, 13 डेसीबल, 13 डेसीबल। ठीक है। ये 16वां क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस से, ठीक है, उत्तल लेंस है, इसका प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, कह रहे हैं फोकस से 9 सेंटीमीटर दूर, फोकस से 9 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु है, वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब फोकस से 16 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए जहाँ पर ये दूरियाँ फोकस से दे रखी हैं, यदि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियाँ फोकस से दे रखी हों तो लेंस की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है √xy। ठीक है, √9 × 16, 16 नमा 144, 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर, तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट सत्र है वस्तु और स्क्रीन के बीच, ये वस्तु है और ये स्क्रीन के बीच लेंस की दो स्थितियों में, पहले हमने यहाँ पर लेंस को रखा तब इसका प्रतिबिंब पर्दे पर बना, एक बार लेंस को यहाँ रखा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बना। ये क्या करें, वस्तु और स्क्रीन के बीच लेंस की दो स्थितियों में यदि आवर्धन m1 व m2 हो तथा लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी d हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, पहली स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी v1, दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी v2, पहली स्थिति में आवर्धन कितना है यहाँ पर m1 और दूसरी स्थिति में m2। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ कि m बराबर f माइनस v बटे f होता है। ये यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ एम एफ बराबर f माइनस वी, v को उधर कर लूँ तो v बराबर f माइनस एम एफ, f 1 माइनस m, सही है। तो इसका फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ, इस वाले का। पहले प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v1 बराबर 1 माइनस m, पहले आवर्धन कितना है m1, चूंकि ये प्रतिबिंब बनना है पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन माइनस का होता है, जब माइनस का लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू f। और जब दूसरी स्थिति के लिए करूंगा तो v2 बराबर, दूसरी स्थिति में आवर्धन कितना है m2, ये हो गया 1 प्लस m2 इंटू f। ठीक है, घटा दीजिए इसमें से,
V2 में से V1 हटा दीजिए, तो V2 माइनस V1, इसमें से जब इसको घटाऊंगा ये जाएगा M2 माइनस M1 इंटू F। और V2 गलती हो गई यहाँ पर, नहीं यहाँ पर इसको आप इसमें से घटाइए V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, ये V1 बड़ा है ना, तो V1 माइनस V2 बराबर M1 माइनस M2 इंटू F। और V1 में से मैं V2 घटा दूँ तो ये क्या जाएगा D, तो D बराबर M1 माइनस M2 इंटू F, F बराबर D बटे M1 माइनस M2। सही है, ये आगे लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कि 40 कैंडेला ज्योति तीव्रता वाले, यानी कि ज्योति तीव्रता 40 कैंडेला लैंप की सामर्थ्य 16 पाई, इसकी ज्योति दक्षता कितनी है? देखिए ज्योति दक्षता क्या होती है, ज्योति दक्षता बराबर ज्योति फ्लक्स बटे कुल सामर्थ्य, तो टोटल सामर्थ्य तो 16 पाई है। ज्योति फ्लक्स कैसे निकालूंगा? तो ज्योति फ्लक्स होता है F बराबर 4 पाई I। ठीक है, तो 4 पाई और I की वैल्यू कितनी है 40, 4 चौक 16, 160 पाई ल्यूमेन। ये तो आ गया F है ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति फ्लक्स है 160 पाई, कुल सामर्थ्य है यहां पर दे रखा है, कुल सामर्थ्य है 16 पाई, पाई से पाई और 16 धाई 160 ल्यूमेन प्रति वाट। नेक्स्ट, एक वर्णी प्रकाश के मार्ग में एक छोटी वृत्ताकार चकती रख दें तो ज्यामितीय छाया का केंद्र कैसा होगा? देखिए यदि आप एक वर्णी प्रकाश के मार्ग में एक छोटी वृत्ताकार चकती रख दें, यानी कि यहाँ पर एक चकती है, बीच में छेद है, तो इस ज्यामितीय छाया का केंद्र क्या होगा? यहाँ पर ज्यामितीय छाया का जो केंद्र होगा, केंद्र एकदम चमकीला होगा। क्यों? जब इसमें से प्रकाश निकलेगा तो ये सारा प्रकाश जो है वो इस घटना को कहते हैं विवर्तन। विवर्तन के कारण यहाँ पर अधिकतर प्रकाश एक साथ, उसे बोलते हैं व्यतिकरण में समकोशी व्यतिकरण, तो यहाँ पर अधिकतर प्रकाश विवर्तन के कारण मिलेगा, जिसके कारण केंद्र जो होगा वो चमकीला होगा। नेक्स्ट, यह है अब 20वां। 3 माइक्रोफैरड संधारिता वाले 2 संधारित्र समांतर क्रम में हैं, 2 संधारित्र हैं समांतर क्रम में, धारिता है 3 तथा 3 माइक्रोफैरड का तीसरा संधारित्र इसके साथ श्रेणी क्रम में है। दो तो समांतर क्रम में और तीसरा इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तुल्य धारिता कितनी होगी? देखिए यही धारिताओं का तुल्य निकालना हो, यहां पर 3 है। अब देखिए ये दोनों समांतर क्रम में, ये इसके श्रेणी क्रम में। जैसे हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, यदि हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो डायरेक्ट R बराबर R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1। ठीक है, लेकिन संधारित्र का यदि निकालूंगा तो उल्टा होता है। समांतर क्रम में है तो लिखूंगा C बराबर C1 + C2 + C3, और श्रेणी क्रम में 1/, करके जोड़ूंगा। तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं, इनकी तुल्य धारिता 3 और 3 6। अब इनकी तो आ गई 6, अब ये 6 और ये 3 श्रेणी क्रम हो गए, तो इनकी तुल्य धारिता अब निकालूंगा 1/, करके 1/C बराबर
1/6 प्लस 1/3, एलसीएम 6, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 3/6, 1/2 और C बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो धारिता वही, तो ले धारिता 2 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 21वां, निम्न में से कौन सा वक्र धारतीय प्रतिघात का आवृत्ति के साथ विचरण करता है? धारतीय प्रतिघात XC बराबर होता है 1/ωc और ओमेगा बराबर होता है 1/2πfc। 2π कांस्टेंट, C धारिता है, तो XC प्रोपोर्शनल 1/f। तो जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी धारता घटेगी, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ये वाला, जिसमें इस तरह से इधर x और इधर f, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ रही है धारतीय प्रतिघात घट रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ओके। तो ये 22वां क्वेश्चन है, यदि एक चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग से क्षीण भाग की ओर जाता है तो ये क्या होता है? यह होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जो कि अधिक प्रबलता से कम प्रबलता की ओर, जैसे ये समझ लो आप, ये नॉर्थ और साउथ इस तरह से है। यदि यहां पर कोई चुंबकीय पदार्थ है, सॉरी कोई भी पदार्थ है, ध्रुवों के समीप, ठीक है, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं, ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पर बीच में इस तरह से कोई बर्तन है जिसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है, ये ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा और ध्रुवों से दूर जाने पर घटता जाता है। यहाँ पर यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहाँ से हटेगा और इस तरह से आकृति बन जाती है इसकी, यानी कि अधिक प्रबल पदार्थ से और अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। और यदि उल्टा होता, यहां से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएं, वो होते हैं अनुचुंबकीय। और जो बहुत तेजी से, जैसे लोहा वगैरह, ये तो चुंबक की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, सही है, उन्हें कहते हैं हम लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक से आकर्षित होते हैं और लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबक से बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, सही है। तो इसका आंसर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आपका 23वां क्वेश्चन कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सौर विकिरण में होती हैं, क्या होती हैं? तो इसमें सभी फ्रॉनहोफर रेखाएं चमकीली रंगीन रेखाओं में बदल जाती हैं। नेक्स्ट 24वां, दो बल्बों 25 वाट 220 वोल्ट व 100 वाट 220 वोल्ट को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो कुल शक्ति कितनी होगी? देखिए इसकी शक्ति कितनी है? 25 वाट, इसकी शक्ति 100 वाट। यदि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो कुल शक्ति निकालने के लिए 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2, सही है। तो 1/P1 1/25 प्लस 1/100, एलसीएम 100, 25 चौका 100, 100 एकम 100, 5/100, 1/20,
P बराबर 20 वाट। तो कुल शक्ति हो गई 20 वाट। ओके, नेक्स्ट 25वां कि विराम अवस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा कण को त्वरित करने पर उनके संवेगों का अनुपात, कितने 100 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया है, उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब किसी आवेशित कण को v विभवांतर पर त्वरित करेंगे तो वेग का फॉर्मूला v बराबर अंडर रूट में 2v/m ये होता है। सही है। अब 2v/m, यहां पर q आवेश, m द्रव्यमान। यदि हम यहां पर कहें उनके संवेगों का अनुपात चाहिए हमें, किस किस को आप कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण को। संवेग इलेक्ट्रॉन का, संवेग अल्फा कण का। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, वेग इलेक्ट्रॉन का, द्रव्यमान अल्फा कण का, वेग अल्फा कण का। अब हमें यहां पर एम ई और एम अल्फा, हमें यहां पर वी ई आएगा। हमें आंसर निकालना है द्रव्यमान के पदों में, तो इसको हटाएं। यदि आप थोड़ा गौर करें, यदि मैं यहां पर ई लिखूं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ई होता है और एम ई, और यदि मैं यहां पर वी अल्फा करूं तो अंडर रूट में 2v अल्फा, अल्फा पर जो आवेश होता है, अल्फा पर कितना आवेश होता है 2e, इलेक्ट्रॉन का दूना बटे एम अल्फा, और यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो VE बटे V अल्फा बराबर 2 से 2, V से V, एम अल्फा ऊपर, E से E कट जाएगा, 2V से 2V कट जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट में एम अल्फा बटे 2ME। सही है। और ये आ गया VE/V अल्फा, ME बटे एम अल्फा इंटू एम अल्फा बटे 2ME। ME से देखिए अंडर रूट बार कट जाएगा, ये भी अंडर रूट में है तो ये इससे अंडर रूट बार कट जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर एम अल्फा, सॉरी गलती हो गई है, एम अल्फा ऊपर आएगा, सही लिखा है, एम ई नीचे आएगा, सही है। तो इससे ये कटेगा अंडर रूट बार, ये इससे अंडर रूट बार, ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट में एम ई बटे 2m अल्फा। ये आंसर है। आंसर इसका चौथा एम ई अपॉन अंडर रूट में एम ई बटे 2m अल्फा। तो देखिए, ये हो गए 2017 के केवल फिजिक्स के 25 क्वेश्चन। सही है। इसका अगले वीडियो में करेंगे हम 2016 के।